इससे पहले 2 लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। लेक्चर एक कल हुआ, एक इससे पहले हुआ था। तो जो लेक्चर सेकंड लेक्चर है उसमें एक चीज़ आप लोग क्लियर करोगे। क्वेश्चन नंबर उसमें 4 था। इस 4 में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये मिस्टेक से +6 लिखा गया है, इसको आप लोग -6 ट्रीट करो, वहाँ पर आपको करेक्शन करना है। लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में है। उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10⁻6 लिखा गया है बाई मिस्टेक। ये होना चाहिए 2.2 इंटू 10⁻⁻6। इसी हिसाब से आप लोग इसका करेक्शन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये लेक्चर नंबर 2 का। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ओम्स लॉ, जो पिछले क्लास में भी बोल दिया था कि हम लोग नेक्स्ट डे ओम्स लॉ शुरू करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको सारे लोग ठीक से समझेंगे कि कहीं पर दिक्कत हो। तो ओम्स लॉ है किस चीज़ के बारे में पहले ये देखेंगे हम लोग। तो ओम्स लॉ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक तरह का रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। यानी कहने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है ये। इसका एक स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference across its ends, provided that physical condition like temperature, pressure and strain etc. remain of conductor remains constant। क्या है? Electric current passing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends, provided that physical condition like temperature, pressure and strain of the conductor remains constant। यानी अगर कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, अगर ये सारे कांस्टेंट हों, अगर चेंज नहीं करते हों, तो कंडक्टर से गुजरता हुआ इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर के एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यही ओम्स लॉ बताता है। तो अब इसको हम लोग स्टेटमेंट के तौर पर कैसे लिखेंगे। दैट इज़, सपोज कर लें कि ये कंडक्टर है, इसके बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करते हैं, इसके से करंट आई गुजरता है। तो एज़ पर दिस लॉ बी वेरीज एज आई, या आई वेरीज एज बी और बी वेरीज एज आई। एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करने से उससे करंट कितना गुजर रहा है, भी। तो एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन, या लिख सकते हैं भी, और भी वेरीज एज आई। अब इसको अगर हटाते हैं तो देयरफॉर भी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट देते हैं इनटू आर, वेयर आर इज इक्वल टू a constant of proportionality, constant of proportionality called resistance of conductor, resistance of conductor। क्या है? Electric current passing through a conductor is directly proportional to पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इट्स एंड्स। कंडक्टर है, भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, करंट इससे आई गुजरता है। तो एज पर ओम्स लॉ आई वेरीज एज भी और भी वेरीज एज आई, देयरफॉर भी इज इक्वल टू आर इंटू आई, वेयर आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, या
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका नाम जो आता है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब दिस रेसिस्टेंट या दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल and temperature of the material. It does not depend upon value of potential difference and electric current. यानी जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. यानी रेसिस्टेंस आर का वैल्यू मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसके डायमेंशन मीन्स लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, करंट के वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता. ये ओम्स लॉ. अब इसको हम ग्राफ के ज़रिए किस तरह दिखाते हैं सो देखेंगे. रिलेशन आता V = R × I. ये इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन का है, पासिंग थ्रू ओरिजिन के फॉर्म में है. तो इसको हम दो तरह से प्लॉट कर सकते हैं इस ग्राफ को. इधर हम करंट लेते हैं I, इधर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दिखाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V. तो इसका नेचर आता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसका नाम देते हैं हम लोग VI ग्राफ. दिस ग्राफ इज कॉल्ड VI ग्राफ. क्या किया, करंट को एक्स एक्सिस पर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वाई एक्सिस पर लेते हैं. जब इसे डिफरेंट I के डिफरेंट वैल्यू और इसके बीच में हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है. ऐसे भी इक्वेशन बनता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो इसका स्ट्रेट लाइन ऐसा आता है, इसका नाम देते हैं VI ग्राफ. अब अगर ऐसा हम कर दें कि पोटेंशियल डिफरेंस हम एक्स एक्सिस पर लें, पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड करंट इज टेकन ऑन वाई एक्सिस. तो इसका नाम देते हैं हम लोग IV ग्राफ. क्लियर. इफ current is taken on x axis, potential difference on y axis, then this graph is known as VI graph. If potential difference taken on x axis and current is taken on y axis, then this graph is called IV graph. अब अगर इस एंगल को हम थीटा ले लें और एक करंट का हम वैल्यू ले लेते हैं I, इस करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग ले लेते हैं V. यानी I करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना V है. तो इसका जो tan थीटा इस एंगल को होता है, एंगल ऑफ tan ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड स्लोप ऑफ VI ग्राफ. लिख देंगे हम लोग स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा. अगर इस एंगल को हम थीटा सपोज कर लेते हैं, जो इसका इंक्लिनेशन है, तो इसी tan थीटे को स्लोप बोलते हैं. किसका स्लोप होगा, ये ग्राफ किसका VI, तो नाम इसका देते हैं हम लोग स्लोप ऑफ VI ग्राफ tan थीटा. अब tan थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर मीन्स दिस, बेस मीन्स दिस, परपेंडिकुलर मीन्स V और बेस मीन्स I इक्वल टू V/I. समझ में आई बात. यानी स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू V/I और इज इक्वल टू कितने के, R के. R मीन्स रेसिस्टेंस. तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज इक्वल टू रेसिस्टेंस. तो अगर ग्राफ दिया रहेगा और बोलेगा कि इस ग्राफ के ज़रिए आपको रेसिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, स्लोप निकाल देंगे. स्लोप मीन्स
tan थीटा निकाल देंगे ग्राफ के ज़रिए, वही tan थीटा जो होगा रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्राफ से ये क्लियर हो रहा है कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। सिमिलरली इसका ग्राफ का नेचर भी ऐसा ही आता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इधर लेते हैं, आई इधर लेते हैं, तब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। यहाँ भी अगर हम स्लोप निकालना चाहेंगे तो ये स्लोप दे देंगे, स्लोप दे थीटा दिखा दिया। यहाँ से हम एक पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ले लेते हैं भी, और इसके करस्पॉन्डिंग हम करंट का एक वैल्यू देखते हैं कहाँ जाता है, इसका वैल्यू हम आई ले लेते हैं। अब यहाँ भी अगर निकालते हैं तो इसका नाम देते हैं हम लोग स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू आई बाई वी इज इक्वल टू 1/r। क्या किया हमने? पोटेंशियल डिफरेंस का एक वैल्यू ले लिया भी, इस पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग एक करंट ले लिया आई। अब यहाँ से अगर tan थीटा निकालते, चूँकि हम लोग बता चुके हैं कि tan ऑफ एंगल इज कॉल्ड स्लोप तो इस एंगल का tan जो होगा वही क्या कहलाएगा? इस ग्राफ का स्लोप कहलाएगा। तो स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। हेयर परपेंडिकुलर इज दिस, बेस इज दिस, आई बाई वी, यानी उल्टा हो गया। यहाँ था v बाई आई, यहाँ है आई बाई वी। तो अगर v बाई आई को हम r बोलते हैं तो आई बाई वी को क्या बोलेंगे? 1/r बोलेंगे। तो अब क्या यहाँ पर हो गया? यहाँ हम बोलेंगे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। यहाँ हम बोलेंगे स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। क्लियर? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब उसके बाद यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? और भी चीज़ देखा जा सकता है यहाँ से। अगर स्लोप का वैल्यू ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो, चूँकि दोनों बराबर है। यहाँ उल्टा है, अगर स्लोप का वैल्यू ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, स्लोप का वैल्यू कम होगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो कहा गया कि इफ़ स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज स्मॉलर, resistance will be smaller. If it will be larger or greater, R will be larger or greater, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? स्लोप ऑफ आई ग्राफ, इफ स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज स्मॉलर, रेसिस्टेंस विल बी लार्जर। उल्टा होगा, इफ इट्स स्लोप इज लार्जर, इट्स रेसिस्टेंस इज स्मॉलर। यानी इसके केस में स्लोप से रेसिस्टेंस का डायरेक्टली का रिलेशन आया, यहाँ पे इनवर्सली का रिलेशन। नेक्स्ट आते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई किया जाता है, इसको हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं। सर्किट का भी कुछ आइडिया हो जाएगा। ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं, उसका सर्किट डायग्राम पहले प्लॉट करेंगे, ड्रा करेंगे, उसके बाद आगे लोग कैलकुलेशन देख लेंगे कैसे होता है। उसके लिए सर्किट डायग्राम में कोई लंबा सर्किट नहीं होता है, एक रेसिस्टेंस होता है, उसको की के साथ बैटरी से जोड़ देते हैं हम। एक रेसिस्टेंस दिखाएंगे, इस रेसिस्टेंस में एक सेल जोड़ देंगे, बैटरी जोड़ देंगे, की दिखा देंगे। ऐसा पहले करेंगे हम लोग, ठीक है। अब चूँकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच रिलेशन बताता है ये, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए कोई अरेंजमेंट होना चाहिए, करंट को मेज़र करने के लिए कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वोल्टमीटर यूज़ किया जाता है, ये वोल्टमीटर हो गया। और करंट मेज़र करने के लिए एमीटर को यूज़ किया जाता है, यहाँ मीटर दिखा दिया हम लोग, ठीक है।
तो ये कर दिया। अब इसमें देखना होता है ऐसा क्यों नहीं करते, इसको हम यहाँ कर सकते थे, इसको यहाँ हम कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा जिस एलिमेंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है उसके हम पैरेलल में जोड़ते हैं। तो ये पैरेलल में जोड़ा गया। जो आगे हम लोग पढ़ाएंगे सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, जब रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। उसके बाद एमीटर को ऑलवेज सीरीज में जोड़ा जाता है। ये भी क्वेश्चन आगे आता है कि अगर एमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, इसको पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, ये आगे क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन देता है कि अगर बाय मिस्टेक इसको आप पैरेलल में जोड़ दो, इसको सीरीज में जोड़ दो तो क्या होगा। ये सब चीज़ हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझिए किस तरह से तैयार किया। अब उसके बाद क्या होता है कि हमको डिफरेंट वैल्यू का करंट पास करवाना होता है। तो इसके लिए एक रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, उसका साइन ऐसा देते हैं और आर दिखा करके एक एरो मार देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग RH। RH का मतलब होता है रियोस्टेट, RHEOSTAT, रियोस्टेट। या इसी का दूसरा नाम है वायरिंग रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, वायरिंग रेसिस्टेंस। तो ये ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए सर्किट तैयार हो गया। इसी सर्किट के मदद से हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। क्या किया, रेसिस्टेंस लिया, बैटरी के साथ जोड़ दिया, यहाँ की दिखा दिया। अभी ये खाली, इसमें कुछ डाला हुआ नहीं, मतलब प्लग इंसर्ट किया हुआ नहीं, ये ओपन है। सर्किट कंप्लीट है लेकिन इसके करंट पास नहीं कर रहा है क्योंकि क्लोज नहीं हुआ। अब जैसे ही प्लग डालते हैं सर्किट क्लोज हो गया, अब करंट फ्लो करने लगेगा। तो RH के वैल्यू यानी रियोस्टेट के वैल्यू को हम एडजस्ट करके एक करंट का वैल्यू हम पास करवाते हैं। मान लेते हैं एमीटर रीड कर रहा है एक रीडिंग I1, इसके रीडिंग को नोट किया, I1 बताया। वोल्टमीटर के रीडिंग को नोट कर लेते हैं, ये मान लो V1 बताया। अब इसके हिसाब से V1 और I1 का रेशियो हम लोग मालूम कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फिर रियोस्टेट यानी वायरिंग रेसिस्टेंस के वैल्यू को हम चेंज करते हैं। अकॉर्डिंगली इसका एक कुछ वैल्यू करें, अमीटर बताएगा। मान लेते हैं कि अमीटर का रीडिंग है I2। अब इस I2 एमीटर रीडिंग के करस्पॉन्डिंग इसका रीडिंग आता है V2। फिर यहाँ से हम V2/I2 निकाल लेते हैं। नेक्स्ट फिर इसके हम रेसिस्टेंस को चेंज करते हैं। रेसिस्टेंस को चेंज करने से करंट का वैल्यू अगेन चेंज हो जाएगा। I3 करते हैं। अब इस I3 के करस्पॉन्डिंग इसका रीडिंग नोट करते हैं। मान लेते हैं V3 आता, तो V3/I3 निकालें। ये पाया जाता है, इट इज़ फाउंड दैट V1/I1 इक्वल टू V2/I2 इज इक्वल टू V3/I3। देख लिए, V1/I1 सपोज कर लो 5 आया, ये आया नहीं है, कोई वैल्यू मेरे पास नहीं, सपोज कर ले रहा है। V2/I2 भी 5 आता है, V3/I3 हम देखते हैं कि 5 आता है। यहाँ से हम रिलेशन लिख सकते हैं, देयरफॉर Vi इज इक्वल टू कांस्टेंट, चूँकि सबका वैल्यू सेम आ रहा है, देयरफॉर V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू I, V वेरीज एज I। ये ओम्स लॉ है, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये आ गया, इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए दिखा दिया कि देखिए जो स्टेटमेंट बोल रहा था, क्योंकि साइंस में आप बोल दोगे इसको कोई मानने को तैयार नहीं होगा जब तक कि आप दो तरह से एनालिटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों आप उसको नहीं दिखा देते हैं कि देखो जो आप बोल रहे थे वो हम एक्सपेरिमेंट्स भी दिखा दे रहे हैं और एक कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, उससे भी हम दिखा देते हैं। तो ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या हुआ कि इस तरह का अरेंजमेंट कर करके, यानी इस तरह का सर्किट डायग्राम तैयार कर करके अलग I1 के लिए V1 नोट किया, फिर अगर I2 अगले करंट I2 के लिए V2 नोट किया, फिर I3 के लिए V3 नोट किया और ये तीनों का रेशियो निकाल लिया। तो देखा जाता है ये तीनों का रेशियो सेम आता है। इसका मतलब हुआ कि Vi इक्वल टू कांस्टेंट, V इक्वल टू कांस्टेंट इंटू I, देयरफॉर V वेरीज एज I, दिस इज ओम्स लॉ। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया जाता है। कभी कभी बोलता है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ,
यानी एनालिटिकली बाई कैलकुलेशन हम कैसे इसको दिखाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उसको कहा जाता है एनालिटिकली, या कहेंगे हम लोग डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो हेडिंग हम लोग दे देते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये 9-10 में ये सब चीज़ पढ़ाया नहीं किया गया था, यहाँ पर हम लोग समझेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। जैसे पिछले क्लास में आप 10 में पढ़े होंगे, तो 10 में लिखा दिया जाता है, पूछा जाता है कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बच्चा बोलता है कि लेंथ पर करता है, आर वेरीज एज एल। ठीक है, क्या बोलता है? कहता है कि आर वेरीज एज एल होता है, सब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर बच्चा से और पूछा जाता है, बोल देता है आर वेरीज एज 1/a होता है, सब 2 हो गया। आर पूछा जाता है तो बोल देता है सर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आर पूछा जाता है तो बोल देता है कि सर नेचर पर डिपेंड करता। लेकिन कहाँ से आता है ये उसको जानकारी नहीं होती उस वक्त, क्योंकि उस वक्त उसके लेवल की चीज़ ये नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रेसिस्टेंस एल पर क्यों डिपेंड करता और ऐसा क्यों डिपेंड करता, यानी डायरेक्टली क्यों करता। रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर क्यों डिपेंड करता और इन्वर्सली क्यों करता। फिर बताया टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करता। उसके बाद है कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, उस पर क्यों करता। तो ये सब चीज़ को हम यहाँ बाई फार्मूला देखेंगे। फार्मूला एक आएगा, उस फार्मूला से सारा रिजल्ट आएगा। तो इसको हमको रटने की ज़रूरत नहीं है कि लेंथ के डायरेक्टली होता है, जब क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली होता है, टेम्परेचर पर होता है, नेचर पर होता है, सब हमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर फार्मूला याद है तो इस चीज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसी को भी हम करने जा रहे हैं। तो हेडिंग दे दिया डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, जिसको ये भी कह सकते हैं कि एनालिटिकल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ऐसा करने के लिए हम लोग कहाँ से बात को बढ़ाएंगे, सो देखें। हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पढ़े थे, याद है? बी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एन ई, पढ़ा था पिछले क्लास में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू आई बाई एन ई ए। आई क्या है? करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये सारा चीज़ हमको मालूम। एक और रिलेशन वी डी का पढ़ा था, वो भी यहाँ डाल देते हैं। ई बाई एम इंटू टो इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एन ई। तो देख रहे हैं, जो हम लोग वी डी पिछले क्लास में पढ़ा है वो सब के यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए कोई भी चीज़ फिज़िक्स में ऐसा नहीं है जो हम लोग पहले पढ़ चुके उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पता हमको भी नहीं है कि कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जब हम पढ़ाने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो यहाँ हम इससे बात शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ, लेकिन जो पिछले क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 2 फार्मूला पढ़े थे, दोनों फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। पहले तो वी डी इक्वल टू आई का जो रिलेशन था करंट के साथ था उसको हम लिख लिया। फिर ये फार्मूला भी हम लोग पढ़ा था। ना साइन देने की यहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले बता दिया कि जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो साइन देने की ज़रूरत नहीं होती है। नेगेटिव साइन ये बताता है इसका डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिट है, और बाकी कैलकुलेशन में कहीं साइन देने की ज़रूरत नहीं है, और ना किसी पर एरो दिखाने की ज़रूरत है। न ई पे एरो दिखाएंगे और किसी पर दिखाने की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर ए इंटू टो इंटू ई इज इक्वल टू एम आई। क्लियर है? एन रह गया, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एन ई इंटू ई स्क्वायर ए ले आए पहले, देन टो देन ई। यहाँ से हम लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर ए इंटू टो, ई को लिख सकते हैं वी बाई एल इज इक्वल टू एम आई। क्लियर? बी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए। बी डी फॉर्मूला दिस इज ऑल्सो आई बाई एन ई ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इतना लिख दिया। अब एन ई स्क्वायर ए इंटू टो हम रहने देते हैं, और ई को वी बाई एल हम पहले पढ़ चुके हैं, सब यूज़ किया हुआ पहला सब फार्मूला, सारी फार्मूले को यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एम आई एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टो
और इसको थोड़ा सा कर देते हैं, एम एल को एक साथ कर देते हैं, डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ इंटू आई। एम एल को पहले का एक साथ कर दिया, आई अलग कर दिया, एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। एम क्या है? मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, वैल्यू कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एल क्या है? अगर एल चेंज नहीं होता है तो एल भी क्या है? अगर वायर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं एल भी कांस्टेंट रह गया, एल भी कांस्टेंट है। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ए क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और वायर, अगर हम कंडक्टर को वायर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं देन ए इज ऑल्सो कांस्टेंट। टॉ इज इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम, अगर हम टेम्परेचर बदल नहीं रहे हैं, न बढ़ा रहे हो न घटा रहे हो, तो टॉ भी कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है कि ये सारा का सारा कांस्टेंट आ गया। भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट आया? एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू कांस्टेंट। अगर हम लोग कंडक्टर को बदल नहीं रहे हैं, वायर को बदल नहीं रहे हैं, लेंथ उसका सेम, कांस्टेंट। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। इफ वायर इज नॉट चेंज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट। इफ टेम्परेचर डज नॉट चेंज, tau is also constant. So all these are constant, therefore after simplifying this its result will also be constant. इसका मतलब ये पूरे के जगह पर हम लोग कांस्टेंट लिख सकते हैं into I, therefore V varies as I. This is Ohm's law. This is Ohm's law. So that was verification of Ohm's law by experiment. This is verification of Ohm's law एनालिटिकली। इसको हम कैलकुलेशन से भी दिखा दिया, उसके बाद उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी दिखा दिया। अब इसको सब मानेगा कि आप एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दिए हो, आप इसको कैलकुलेशन से भी दिखा दिए। समझ में आई बात? अब इसको हम नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे जिसके बारे में अभी बता रहे थे कि आर वेरिएस एल क्यों लेते हैं, आर वेरिएस ए क्यों लेते हैं। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, इसको हम लोग यहाँ से कर दिया। इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। डिट वेलोसिटी से हम लोग कहानी शुरू करेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे, फिर इस डिट वेलोसिटी का एक और फार्मूला होता है, इसको वहाँ लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। इसमें ई के जगह पर हम लोग भी बाई एल कर देंगे, चेक कर लेंगे कि हम लोग एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ इंटू ई इज इक्वल टू एम आई, एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ वी बाई एल, ई का वैल्यू एम आई, V is equal to m I L n e square a tau, V is equal to m L n e square a tau into I. ओके करेक्ट। V is equal to constant into I, इसलिए V varies I। ये हो गया ओम्स लॉ, यही हमारा है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बोले या वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ एनालिटिकली। अब अगला पॉइंट को आप नोट करके लिख लो या देख लो क्या होता है। हम लोग ओम्स लॉ में देखा था V इज इक्वल टू आर इंटू आई, ये लिखा है था हम लोग V इज इक्वल टू आर इंटू आई। अगर इसको आप इक्वेशन 1 मान लेते हो, और अभी जो लिखा हम लोग V इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए इंटू आई, है नहीं? तो हम लोग का था V इज इक्वल टू आर आई ओम्स लॉ, इसको नोट करके हम लोग लिख रहे हैं। V इज इक्वल टू आर इंटू आई, अभी जो हम लोग दिखाया V इज इक्वल टू एम एल बटा एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए इंटू आई। अब यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस द वायर और कंडक्टर गिवन, यानी जो दिया हुआ वायर या कंडक्टर उसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये और ये अगर बराबर है तो ये और ये भी बराबर हो गया। तो आर आई इज इक्वल टू एम एल आई
divided by NE square tau into A. I cancel out, R is equal to ml NE square tau into A. अब यही देखिए हमारा सबसे बड़ा हथियार तैयार हुआ जिससे सारा चीज़ हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? यही चीज़ है जहाँ से हम बोलते हैं R varies as L, R varies as 1/A, R नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है, R टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसी से हमारा डिस्कशन शुरू होता है। तो R का एक फॉर्मूला निकल गया, रेसिस्टेंस जो हम लोग आज तक नहीं जानते थे, ज़्यादा होता था लोग कह देता था रेसिस्टेंस क्या है, तो द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए कंडक्टर और मटेरियल अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी भी मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्या बता देता था ओम्स लॉ से कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी V इज इक्वल टू आर आई होता तो R इक्वल टू क्या बोल देते हैं V/I। तो अभी तक हम लोग यही जानते थे, डेफिनेशन ये जानते थे कि ये किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का क्या एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। अगर बोलता था कि कितने के बराबर होता है तो इट इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक। इसके बारे में 10 में बताया नहीं जाता है क्योंकि उस लेवल का चीज़ ये नहीं था। हाँ, ये बता देता था कि रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता था, तो लिखा दिया जाता था कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। लेकिन क्यों डिपेंड करता है वो हम ऐसा नहीं है कि उस वक्त चीज़ नहीं आता, उस वक्त भी था, लेकिन चूँकि आपका लेवल छोटा था, छोटे लेवल पर पढ़ाया जाता था, इसलिए वहाँ इस चीज़ को बताया नहीं जाता था। यहाँ हम लोग सारे चीज़ को इसी से बताएंगे कि किस पर डिपेंड करता। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 चीज़ है, समझे कितना, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से हम बारी बारी से शुरू करते हैं। पहला हम जिस पर नहीं डिपेंड करते हैं उस पर देखते हैं। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट है। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका वैल्यू फिक्स पर डिपेंड नहीं करेगा। बाकी 3 चीज़ बच गया, L, A, tau, N। तो L तो हो ही गया, ऊपर में है तो R varies as L हुआ। तो ये भी पता चल गया कि लेंथ पर पता चल कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्यों लेते हैं, तो ऊपर में है तो डायरेक्टली हो गया, और नीचे में है तो इन्वर्सली हो गया। तो 2 बात तो ऐसा हो गया। बाकी N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, ये डिसाइड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल। हर मटेरियल में N का वैल्यू अलग अलग होगा, तो ये नेचर डिसाइड करता है, इसके हिसाब से नेचर आएगा। और बाकी टो बच गया, तो टो ऐसे बदलता नहीं है, लेकिन टेम्परेचर के चेंज होने से टो बदल जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टो घट जाता है, अगर टेम्परेचर घटता है तो टो बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर और टो में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो जब टेम्परेचर बदल जाएगा, जब टो बदल जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो ये घट गया, जब ये घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। टेम्परेचर घटा, टेम्परेचर घटा तो टो बढ़ जाएगा, जब टो बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा। इसको हम लोग डिटेल कल देखेंगे। तो अभी हम लोग इतना याद रखें कि R का वैल्यू कितना होता है। इस सारे बच्चे को अभी याद कर लेना चाहिए कि R का वैल्यू इतना होता है। इससे हम बहुत सारा चीज़ करने वाले हैं आज अगले दिन से। ml NE स्क्वायर tau इंटू, यही है रेसिस्टेंस का वैल्यू। इतना तक रखते हैं हम लोग, इसके बाद बाकी चीज़ हम लोग कल आगे बढ़ेंगे।